मैं कमलेश पांडे। मैं फिल्में लिखता हूँ, टेलीविज़न लिखता हूँ। पिछले 30-35 साल से लिख रहा हूँ। ये जो थोड़ी सी बातें जो मेरे अनुभव में आई हैं एक फिल्म लेखक के तौर पे, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा इस मीटिंग में। पहली बात तो ये है, तो जो मैंने कहा कि जो पहली बात तो ये है कि जो फिल्म का लेखन है ये आम लेखन जैसा नहीं होता। जैसे आप कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, वो एक अलग ढंग का लेखन है, वो साहित्य है। फिल्मों का लेखन साहित्य नहीं है। फिल्मों का लेखन जो है वो साहित्य नहीं है। इसका अपना एक व्याकरण होता है, अपना ग्रामर होता है। ये सिर्फ आर्ट नहीं है बल्कि थोड़ी बहुत साइंस भी है। इसमें जैसे आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो आपको संगीत सीखना पड़ेगा, जो 7 सुर होते हैं वो सीखना पड़ेगा। या आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो वो कैसे आप एक बिल्डिंग बनानी है तो उसका क्या विज्ञान होता है, कैसे उसका नक्शा बनता है, वगैरह वगैरह, वो सीखना पड़ेगा। जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग सीखनी पड़ती है। डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेडिकल साइंस सीखनी पड़ती है। वैसे ही फिल्म का लेखन भी सीखना पड़ता है। ये आसमान से नहीं उतरता है और ये साहित्य बिल्कुल नहीं है। ये अगर मैं कहूं कि ये आर्किटेक्चर की तरह थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि जैसे आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है जिसके नक्शे के आधार पे बिल्डिंग बनती है कि भाई इसकी बुनियाद कैसे बनेगी, इसमें दरवाजा कहाँ लगेगा, खिड़की कहाँ लगेगी, और कहाँ से हवा आएगी, कहाँ से रोशनी आएगी, कितनी मंजिलें बनेगी, कितने फ्लोर होंगे, वगैरह वगैरह। तो ये स्क्रिप्ट जो है वो नक्शा होती है जिसके ऊपर फिल्म बनती है। ये फिल्म का आधार होती है। इसके बिना फिल्म बन नहीं सकती। और इसीलिए फिल्म लेखन के कुछ उसका जो व्याकरण है, जो ग्रामर है फिल्म लेखन का, वो जो है उसमें कुछ थोड़ी सी बातें मैं आपसे शेयर करूं अगर आप समझ पाए। पहली तो बात ये कि मान लीजिए कहानी है। अब कहानी सब लोग लिख सकते हैं, लिखते भी हैं और सोचते हैं कि बस मैंने कहानी लिख ली, हो गया काम खत्म। जी नहीं। जहां तक फिल्म का सवाल है, कहानी लिखना, उसमें कुछ बातें बड़ी जरूरी होती हैं, उसमें होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि जो छोटा मोटा एक बुनियादी जो उसका फॉर्मूला है वो ये है कि हर कहानी जो फिल्म की होती है उसे 4 सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। 4 सवाल बहुत जरूरी है, कोई भी कहानी हो, कैसी भी कहानी हो। पहला सवाल ये होता है कि भाई ये कहानी है किसकी, क्योंकि कहानी में हो सकता है एक से अधिक हो किरदार, एक से ज्यादा पात्र हो सकता है ना। मगर ये कहानी है किसकी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी आगे चलनी है। ये कहानी अगर है तो ये किसका संघर्ष है, किसका सुख दुख है, किसकी हार जीत है। क्योंकि जो दर्शक है वो पहले 10 मिनट में ये फैसला करना चाहता है कि उसे किसके साथ चलना है। अक्सर तो ये होता है कि भाई फिल्म का हीरो कौन है, एक्टर कौन है, उस पे लोग फैसला कर लेते हैं कि भाई ये हमारी ये कहानी का हीरो है। मगर ये कोई जरूरी नहीं है। तो पहला सवाल ये कि ये कहानी किसकी है, ये मामला साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वो हो सकता है कि एक से अधिक लोग हों, 2 लोग हों, 3 लोग हों या 4 लोग हों। एक टीम भी हो सकती है, एक पूरा ग्रुप हो सकता है जिनकी कहानी हो सकती है। मगर वो ग्रुप भी जब काम करता है तो उसका उद्देश्य कहानी में एक ही होना चाहिए। गोल जो है उसको क्या हासिल करना है। जो दूसरा सवाल ये है कि जो ये जिसकी कहानी है वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है, उसका गोल क्या है, उसकी वो क्या हासिल करना चाहता है। कोई लड़की है या कोई जमीन जायदाद का टुकड़ा है या देश की आजादी है या अपने समाज की उन्नति है, या जो भी है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आजकल जो कहानी के मुद्दे हैं वो कहानी का मुद्दा क्या है उस हिसाब से।
तो ये बहुत साफ होना चाहिए कि आखिर जिसकी कहानी है, जिस शख्स की, वो चाहता क्या है। जो तीसरा सवाल ये है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अक्सर बड़े बड़े फिल्म मेकर जो है वो भूल जाते हैं, और मैं उदाहरण दूंगा आपको आगे चल के, वो चाहता क्यों है। अगर मान लीजिए वो चीज उसे हासिल नहीं हुई तो उसका क्या नुकसान होने वाला है, वो क्या कीमत चुकाने वाला है। क्योंकि बिना कीमत चुकाए, बिना कुर्बानी के, बिना त्याग के कोई हीरो नहीं बन सकता। हीरो बनने के लिए आपका त्याग, आपकी सैक्रिफाइस जरूरी है, आपका कीमत चुकाना जरूरी है, चाहे वो आपका संघर्ष हो या कोई और आपने सैक्रिफाइस उस कहानी में होती है। तो वो वाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर वो लोग जो हैं, बड़े बड़े फिल्मकार, ये वाई जो है उनकी कहानी से गायब रहता है। वो एक उदाहरण दूं मैं आपको तो बात साफ हो जाएगी। अगर आपने फिल्म स्वदेश देखी है, स्वदेश फिल्म फ्लॉप हो गई थी, हालांकि बहुत अच्छा आइडिया था, विचार बहुत उम्दा था कि भाई अमेरिका में रॉकेट लॉन्च करने से बेहतर है कि अपने एक छोटे से गांव में बिजली लाई जाए। अद्भुत विचार है, आशुतोष का विचार था ये। मगर अगर आप फिल्म को देखें और ये खोजें कि आखिर, ये तो जाहिर है कि हीरो चाहता क्या है। हीरो एक गांव में बिजली लाना चाहता है, बिल्कुल ठीक है, और इसलिए वो अमेरिका से रॉकेट छोड़ने वाला है नासा में, वो छोड़ के वापस आ जाता है और यहां पे बिजली का काम शुरू कर देता है, बिजली कैसे लाना। मगर वाई जो है वो क्यों लाना चाहता है, उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, जरा सोचिए। उस फिल्म में कहीं है क्या उसका जो त्याग है, सैक्रिफाइस है, कहीं कुछ दिखाई पड़ता है उसने क्या सैक्रिफाइस की। क्योंकि गांव में बैठे बैठे गांव के पोस्ट ऑफिस से वो लैपटॉप पे रॉकेट भी लॉन्च कर रहा है और गांव में बिजली भी ला रहा है, दोनों हाथ में लड्डू। नहीं, फिल्म की कहानी में दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते। जब तक आप कीमत नहीं चुकाएंगे आप नायक नहीं बन सकते, हीरो नहीं बन सकते। अब जैसे कि, क्योंकि इस बात में मेरी बड़ी बहस हुई थी रॉनी स्क्रूवाला से, जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे और जो मेरी फिल्म रंग दे बसंती के भी प्रोड्यूसर थे। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि फिल्म फ्लॉप की हुई स्वदेश। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो जो नायक है शाहरुख खान, उसके बीवी बच्चे होते हैं अमेरिका में, और उन्होंने आने से मना कर दिया होता कि जब तुम जाओ हम नहीं जाएंगे, हमें इंडिया पसंद नहीं है, हमें अमेरिकन लाइफस्टाइल पसंद है, फिर भी वो अपने देश के लिए अपने बीवी बच्चों को अमेरिका में छोड़ के वापस आ जाता, वो सेक्रीफाइस करता। बाद में भले जीतने के बाद वो बीवी बच्चे आ जाते, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मगर ये कीमत चुकाना जरूरी था। और ये चीज जो मिस हो गई उस कहानी में, इसलिए वो इमोशन जो है वो बराबर ऑडियंस को असर नहीं पड़ सका उसका। तो जैसा मैंने कहा कि जो 3 सवाल हैं कि ये कहानी किसकी है, दूसरा वो उसको क्या चाहिए, जो नायक है उसको क्या चाहिए जिंदगी में, और तीसरा कि क्यों चाहिए, और अगर नहीं मिला तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। चौथा जो सवाल है कि हाउ, वो कैसे हासिल करता है, जो उसको हासिल करना है वो हासिल कैसे करता है, ये चौथा सवाल है। तो हर कहानी को ये 4 सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी होता है, और अगर ये सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो फिर वो कहानी ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती, जो दर्शक है उस कहानी से जुड़ नहीं पाता। क्योंकि असल में हर फिल्म में हम खुद अपनी कहानियां ढूंढने जाते हैं। हीरो के संघर्ष में हम अपना संघर्ष देखते हैं, उसकी हार जीत में हम अपनी हार जीत देखते हैं, और इसी तरह हम उससे जुड़ पाते हैं, इमोशनली भी, मनोवैज्ञानिक तौर पे भी, भावनात्मक तल पे भी हम जुड़ जाते हैं, और उसकी कहानी हमारी कहानी बन जाती है। और जब तक ये नहीं होता तो जो दर्शक है वो फिल्म से दूर ही रहेगा, वो फिल्म से जुड़ नहीं पाएगा, और फिल्म पे आप कितना भी खर्चा कर लें, कितने भी बड़े बड़े एक्टर ले लें, स्टार ले लें, आप की फिल्म जो है वो बेकार होगी, फ्लॉप होगी। आप कितना खर्चा करते हैं इससे फिल्म नहीं बनती। आपकी कहानी क्या है। मेरे अपनी लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो फिल्म के लिए वो कहानी है,
स्क्रीन प्ले भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए जितनी कहानी इम्पोर्टेंट है कि भाई कहानी जो है वो बुनियाद जो है फिल्म की, वो बुनियाद कितनी सही है या सही नहीं है। तो ये इन 4 सवालों का जवाब देना कहानी के लिए बड़ा जरूरी होता है कि भाई कहानी किसकी है, उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसे, और अगर नहीं चुका पाया तो फिर उसका क्या होगा। और चौथा सवाल है कि हाँ भाई अब वो कैसे हासिल करने जाएगा, उसको वो कैसे मिलेगा, और रास्ते में उसको क्या क्या रुकावटें आएंगी। अब थोड़ी बहुत बात जिसे हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, ये थोड़ी सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर आता है। और स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो दर्शक है उसकी उत्सुकता बनी रहेगी, अरे फिर क्या, आगे क्या। अब जैसे आपको याद हो, अगर बचपन में आपकी दादी नानी ने कहानी सुनाई होगी, हालांकि उन्होंने कभी कोई फिल्में नहीं लिखी होंगी, मगर ये था कहानी में उत्सुकता बनी रहती थी कि फिर आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो जब तक ये उत्सुकता नहीं बनी रहेगी तब तक जो दर्शक है उसका ध्यान जो है फिल्म से हट जाएगा। वो बाथरूम जाएगा, जाके समोसे खाएगा, मगर आपकी फिल्म से चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो, आपकी फिल्म में कितना भी बड़ी माउंटिंग हो, कितना भी खर्चा किया हो, उसका कोई इंटरेस्ट, उसको मतलब नहीं है। किसी भी दर्शक को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने फिल्म में कितना खर्चा किया है या आपकी फिल्म में कितने बड़े बड़े स्टार हैं। या हाँ, मैं जानता हूं कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसलिए फिल्में देखते हैं कि उनका फेवरेट स्टार है उसमें, या वो ईद पे रिलीज हो रही है, या दिवाली पे रिलीज हो रही है, या न्यू ईयर पे रिलीज हो रही है। मैं उन सब चीजों में कोई बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो सब बेकार की बकवास है। फिल्म की जो जान है वो उसकी कहानी होती है, न फिल्म का स्टार होता है और न फिल्म की जो मेकिंग है, खर्चा है, वो होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फिल्में कैसे बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं, बड़े बड़े एक्टरों के लेकर। अभी हाल में एक फिल्म जो रिलीज हुई है एक बहुत बड़े फिल्म स्टार की, आप उसका अंजाम आप जानते हैं क्या हुआ है, आपको मालूम ही है। तो ये बड़ा जरूरी है कि भाई कहानी जो है वहां पे कोई कमजोर लिंक ना हो, कमजोर कड़ी ना हो कहानी में। बाकी जो बातें हैं वो जैसे स्क्रीन प्ले है, थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर की बात होती है। जैसे हम 3 एक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं आमतौर पर स्क्रीन प्ले में कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। एक्ट 1 जो होता है वो मैं अगले टुकड़े में बात करूंगा। तो एक्ट 1 जो होता है स्क्रीन प्ले का, वो बेसिकली होता है कि हाँ भाई, जिसको हम कहते हैं सेटअप, कि भाई समस्या क्या है, माहौल क्या है, कौन मुख्य किरदार है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्या चाहता है, वो किस इलाके से है, वगैरह वगैरह, उसके आसपास के लोग कौन कौन हैं। थोड़ा बहुत जो है कि एक भूमिका बांधना जो होता है, ये एक्ट 1 की बात होती है। एक्ट 2 जो होती है जहां उसकी मुश्किलें शुरू होती हैं कि भाई उसका दुश्मन कौन है, उसका विरोधी कौन है, कौन उसके रास्ते में अड़ंगे डालने वाला है, कौन उसका रास्ता रोकने वाला है, कौन उसको परेशान करने वाला है। अक्सर ये शख्स जो होता है वो विलन होता है, जो उसको हम उसका विरोधी या नेगेटिव फोर्स कहते हैं। और यहीं पे बात होती कि जैसे नायक का अपना गोल होता है कि क्या हासिल करना है, खलनायक का भी एक गोल होता है कि कैसे नायक को रोकना है। उसकी भी अपनी कहानी है, क्योंकि कहानी को खलनायक की दृष्टि से भी देखना होता है, या जो भी खलनायक हो, या कोई सामाजिक व्यवस्था हो, या हीरोइन का बाप हो, या कोई भी हो, या कोई अपने देश का दुश्मन हो। जब हम कहानी को नायक की निगाह से देखते हैं, उसके साथ साथ उसी कहानी को खलनायक की निगाह से देखते हैं, तभी कहानी में वजन आएगा, कहानी में संघर्ष अच्छा बनेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। क्योंकि खलनायक की भी वही बात है कि उसको क्या चाहिए, उसको खलनायक को, वो जो खलनायक जो है उसको नायक को हर कीमत पे रोकना है, किसी भी कीमत पे रोकना है, उसको वो चीज हासिल नहीं करने देना है,
हो सकता है वो चीज खलनायक खुद हासिल करना चाहता हो, ये भी एक वजह हो सकती है। और भी कुछ वजह हो सकती है, या पुरानी खानदानी दुश्मनी हो सकती है, किसी वजह से कोई दुश्मनी हो सकती है, या नायक ने कभी खलनायक का अपमान किया हो, कुछ उसका बदला ले रहा है वो। तो खलनायक की ओर से भी कहानी को मजबूत बनाना जरूरी होता है कि भाई उसकी वो क्या चाहता है, खलनायक क्यों चाहता है, और खलनायक क्या चाहता है, खलनायक क्यों चाहता है। और जो तीसरा सवाल जो हम नायक के लिए पूछ रहे हैं कि अगर वो नहीं मिला तो उसका क्या नुकसान होगा, तो खलनायक की दृष्टि से भी वो जानना जरूरी होता है कि अगर ये नायक को नहीं रोक पाया तो खलनायक का क्या नुकसान होने वाला है, हारने वाला है, जो भी है। इसके बाद जो ये 3 एक्ट होते हैं कि पहला एक्ट होता है कि वो जो सेटअप होता है, जो भूमिका होती है कि सारे किरदार कहाँ पे हैं, क्या उसकी समस्या है, क्या माहौल है, कौन लोग हैं आसपास, और उसको क्या चाहिए, ये पहले एक्ट में जाहिर होता है। दूसरे एक्ट में जो उसका विपक्ष है, जो विरोध है, जो खलनायक है, या जो शक्तियां हैं उसके खिलाफ, उनकी भूमिका शुरू होती है दूसरे एक्ट में। और तब जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये संघर्ष है, इसमें थोड़ी सी आग लगती है, थोड़ी चिंगारी लगती है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ जाता है। और फिर वो जो शुरू होता है कि नायक और खलनायक के बीच, या नायक और जो विरोधी शक्तियां हैं उनके बीच जो ये एक उठापटक शुरू होती है कि कभी ये जीतता है, कभी वो जीतता है, कभी ये जीतता है, कभी वो जीतता है। तो और इसमें है कि जाहिर है कि जो नायक है उसको कुछ हेल्प मिल सकती है, एक राम को हनुमान मिल सकते हैं, मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए कहा मैंने। तो कभी कभी इसमें एक सेकंड ट्रैक जो आता है वो ये आता है कि नायक को कोई हेल्प चाहिए तो एक हेल्प मिल जाती है। और इसमें ये है कि सेकंड एक्ट जो है वो वहां उस मुकाम पे ले जाता है जहां पे लगता है कि सारी चीज जो है नायक के हाथ से निकल गई, अब कोई उम्मीद नहीं बची है, अब उसको वो हासिल नहीं होने वाला है, वो जो चीज वो पाना चाहता था वो उसके हाथ से जा चुकी है और किसी भी तरह वो हासिल नहीं होने वाला है। तो सेकंड एक्ट के बाद जो थर्ड एक्ट शुरू होता है वो जिसको हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब कुछ भी हो करके नायक हारने ही वाला है। और तब फिर जो है कैसे वो एक हारा हुआ या हारता हुआ नायक जो है वापस खड़ा होता है और जाके फिर फाइनली जो फाइनल मुकाबला है वो जाके उसमें जीतता है। तो ये थर्ड एक्ट जो है वो रिजोल्यूशन जिसे कहते हैं कि पूरा हल, समस्या का समाधान। पहले एक्ट में समस्या, दूसरे एक्ट में संघर्ष, समस्या वो समाधान पाने के लिए, और तीसरे एक्ट में समाधान। ये इस तरह कहानी ये पूरी होती है। अब जो होता है कि अब इन 3 एक्ट को सीन में गूंथा जाता है, सीन दर सीन, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3। और ये सीन का गूंथना भी एक विशेष योग्यता है, एक स्किल है, सीखना पड़ता है, ताकि हर सीन के एंड में, क्योंकि हर सीन के भी अपने 3 एक्ट होते हैं, जो सीन भी होते हैं लिखे जाते हैं, छोटे छोटे सीन चाहे 2 मिनट के हो, 1 मिनट के हो, उनमें भी 3 एक्ट होता है। एक तरह से कि सीन की शुरुआत में कुछ हालात होते हैं, सीन के बीच में हालात बिगड़ते हैं, और सीन के एंड में हालात का भी एक समाधान होता है कि इधर या उधर, या तो नायक के पक्ष में या खलनायक के पक्ष में, कहीं ना कहीं उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए सीन के एंड में, ताकि अगले सीन में रुचि बनी रहे कि अब क्या होगा। दर्शक की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि हर सीन जो है, हर सीन का अंत इस मोड़ पे हो कि अरे अब क्या होगा, अब तो ये हो गया, अब क्या ये सब कैसे हल होने वाला है, अभी तो बहुत मुश्किल बढ़ गई है। तो सीन दर सीन आप दर्शक की उत्सुकता को जीवित रखते हैं, और अगर वो जीवित नहीं रही उत्सुकता, तो फिर वो आप
आप खो देंगे दर्शक को, और जो दर्शक है वो बाथरूम जाएगा या पॉपकॉर्न खाएगा, कुछ भी करेगा, फिल्म में उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो एक्ट 1 जो होता है स्क्रीन प्ले का, वो बेसिकली होता है कि हाँ भाई, जिसको हम कहते हैं सेटअप, कि भाई समस्या क्या है, माहौल क्या है, कौन मुख्य किरदार है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्या चाहता है, वो किस इलाके से है, वगैरह वगैरह, उसके आसपास के लोग कौन कौन हैं। थोड़ा बहुत जो है कि एक भूमिका बांधना जो होता है, ये एक्ट 1 की बात होती है। एक्ट 2 जो होती है, जहां उसकी मुश्किलें शुरू होती हैं कि भाई उसका दुश्मन कौन है, उसका विरोधी कौन है, कौन उसके रास्ते में अड़ंगे डालने वाला है, कौन उसका रास्ता रोकने वाला है, कौन उसको परेशान करने वाला है। अक्सर ये शख्स जो होता है वो विलन होता है, जो उसको हम उसका विरोधी या नेगेटिव फोर्स कहते हैं। और यहीं पे बात होती है कि जैसे नायक का अपना गोल होता है कि क्या हासिल करना है, खलनायक का भी एक गोल होता है कि कैसे नायक को रोकना है। उसकी भी अपनी कहानी है, क्योंकि कहानी को खलनायक की दृष्टि से भी देखना होता है, या जो भी खलनायक हो, या कोई सामाजिक व्यवस्था हो, या हीरोइन का बाप हो, या कोई भी हो, या कोई अपने देश का दुश्मन हो। जब हम कहानी को नायक की निगाह से देखते हैं, उसके साथ साथ उसी कहानी को खलनायक की निगाह से देखते हैं, तभी कहानी में वजन आएगा, कहानी में संघर्ष अच्छा बनेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। क्योंकि खलनायक की भी वही बात है कि उसको क्या चाहिए, उसको खलनायक को, वो जो खलनायक जो है उसको नायक को हर कीमत पे रोकना है, किसी भी कीमत पे रोकना है, उसको वो चीज हासिल नहीं करने देना है। हो सकता है वो चीज खलनायक खुद हासिल करना चाहता हो, ये भी एक वजह हो सकती है, और भी कुछ वजह हो सकती है, या पुरानी खानदानी दुश्मनी हो सकती है, किसी वजह से कोई दुश्मनी हो सकती है, या नायक ने कभी खलनायक का अपमान किया हो, कुछ की उसका बदला ले रहा है वो। तो खलनायक की ओर से भी कहानी को मजबूत बनाना जरूरी होता है कि भाई उसकी वो क्या चाहता है, खलनायक क्यों चाहता है, और खलनायक क्या चाहता है, खलनायक क्यों चाहता है। और जो तीसरा सवाल जो हम नायक के लिए पूछ रहे हैं कि अगर वो नहीं मिला तो उसका क्या नुकसान होगा, तो खलनायक की दृष्टि से भी वो जानना जरूरी होता है कि अगर ये नायक को नहीं रोक पाया तो खलनायक का क्या नुकसान होने वाला है, हारने वाला है, जो भी है। अभी यशपाल जी ने उदाहरण दिया है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का। हाँ बिल्कुल, वो एक उदाहरण है। या राधे अभी हाल में जो रिलीज हुई है। एक और जैसे कि अभी एक फिल्म थी लक्ष्य, अगर आपको याद हो, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा थी, बोमन ईरानी थे, और वो फरहान अख्तर ने फिल्म बनाई थी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि लक्ष्य जो है वो एक फिल्म आज का पंछी की नकल थी। आज का पंछी 60s में बनी थी, जिसमें हीरो थे राजेंद्र कुमार, हीरोइन थी वैजंती माला। और वो कहानी बड़ी सुंदर थी कि एक लड़का है जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करना चाहता है उसको कुछ पता नहीं, वो खुद क्या है कुछ पता नहीं है। और एक लड़की से उसको इश्क हो जाता है, और लड़की उसे एक दिन बोलती है, आज की पंछी का डायलॉग था कि मैंने तुम्हें सोना समझा था, तुम पीतल भी नहीं निकले। और लड़के पे इतनी चोट लगती है लड़के की बात की कि वो जाके आर्मी में भर्ती हो जाता है, और आर्मी में जाके कुछ ऐसा काम कुछ करता है कि वो हीरो बन जाता है और सफल होता है। लक्ष्य को आप देखें, लक्ष्य में आखिर वो चाहता क्या है बंदा, ऋतिक रोशन चाहता क्या, हासिल क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, ये कहीं भी स्पष्ट नहीं होता। या हासिल न हुआ तो क्या कीमत चुकाने वाला है, ये भी कहीं स्पष्ट नहीं होता। तो जो मैं उदाहरण दे रहा था कि भाई ये तीनों, जब तक इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, आपकी फिल्म, आपकी कहानी जो है वो सफल नहीं होगी। तो अक्सर जो बड़े बड़े फिल्म मेकर भी हैं वो गलतियां करते हैं, क्योंकि अक्सर जो फिल्में बनती हैं या तो ईगो ट्रिप में बनती हैं, अहंकार यात्रा होती है, या
कैसे भी करके पैसे कमाने या नाम कमाने के लिए बनती है, या इसलिए बनती है कि हम तो फलां स्टार हैं, हम तो बहुत बड़े स्टार हैं, हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, हम बनाएंगे, आपको देखना पड़ेगा, झक मार के देखना पड़ेगा, देखोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। तो हमारे यहाँ ऐसे भी फिल्मकार हैं ईगो से भरे, अहंकार से भरे हुए, उनकी बात में नाम नहीं लूंगा मैं, मगर आप जानते हैं वो लोग कौन हो सकते हैं। 2-3 बात ये, और एक बड़ी अहम बात आपको जानना जरूरी है कहानी के तल पे, क्योंकि जहां तक स्क्रीन प्ले का सवाल है, इसके लिए आपको वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ किताबें भी आजकल अवेलेबल हैं, अंग्रेजी में तो बहुत किताबें हैं स्क्रीन प्ले के ऊपर, हॉलीवुड में के लोगों की लिखी हुई। हमारे भारत में किसी ने इस पर कुछ लिखा नहीं है कि भाई फिल्में कैसे लिखी जाती हैं। ले देखिए कि छोटी सी किताब है, मेरा ख्याल है किसी लेखक की है, मगर कोई आधिकारिक कोई किताब नहीं है कि भाई फिल्में कैसे लिखी जाएं। एकमात्र जो रास्ता ये है कि एक वर्कशॉप अटेंड करना, जैसे मैं वर्कशॉप लेता रहता हूं कभी कभी, और या फिर जो हमारी एसोसिएशन है, फिल्म राइटर एसोसिएशन, अभी उसका नाम बदल के स्क्रीन राइटर एसोसिएशन हो गया है। तो वो बातें मैं बाद में आगे लूंगा कि भाई लेखक होने का मतलब क्या है और क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे की बात करूंगा, तब यहां बताऊंगा। मगर स्क्रीन प्ले आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि इंजीनियरिंग की तरह है, आर्किटेक्चर की तरह है, एक विज्ञान है। और ये सिर्फ अच्छा लेखक, यानी सिर्फ भाषा अच्छी हो इससे आप लेखक नहीं बन जाएंगे। भाषा का उपयोग है, अच्छी भाषा हो तो हो सकता है कि आप संवाद अच्छे लिखें, मगर स्क्रीन प्ले आप नहीं लिख पाएंगे, वो सीखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि संगीत सीखने के लिए 7 सुर तो जानना जरूरी होता है। तो व्याकरण जो है फिल्म लिखने की का व्याकरण, ग्रामर जो है स्क्रीन प्ले जैसे है। अब जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करूं कि स्क्रीन प्ले होता क्या है। स्क्रीन प्ले बढ़ईगिरी की तरह होता है। जैसे बढ़ईगिरी होती है, आपको ऑर्डर मिला एक कुर्सी बनाने का, आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, उसको छील छाल के बनाते हैं, उसकी कुर्सी की टांगे बनाते हैं। एक और टुकड़ा लेते हैं, उससे कुर्सी का हत्था बनाते हैं। फिर कुर्सी एक और टुकड़ा लेके कुर्सी की पीठ बनाते हैं। फिर एक और टुकड़ा लेके कुर्सी की सीट बनाते हैं, और अंत में सारे टुकड़ों को जोड़ के कुर्सी बना देते हैं। स्क्रीन पे असलियत यही चीज होती है कि अलग अलग हिस्से जो हैं कहानी के, उनको आपस में इस तरह जोड़ के आप उपस्थित करें कि भाई लोगों की उत्सुकता सीन दर सीन बनी रहे। और डिपेंड करता है कि भाई आपको कुर्सी बनानी है कि सोफा बनाना है कि टेबल बनाना है कि और क्या बनाना है। तो बेसिकली स्क्रीन प्ले इज लाइक बढ़ईगिरी, कारपेंट्री जैसा है। मगर अलग अलग हिस्से क्या होते हैं, वो कैसे उनको शेप दी जाती है, कैसे उनको आकार देते हैं और कैसे उनको जोड़ते हैं, ये स्किल जो है ये सीखना पड़ता है। इसके बाद स्क्रीन प्ले के बाद जो चीज आती है संवाद। भारत अकेला देश है जिसमें संवाद लेखक एक भूमिका रोल बन गया है। हॉलीवुड में ऐसा नहीं है। हॉलीवुड में जो स्क्रीन पे लिखता है वही संवाद भी लिखता है, कभी कभी वही कहानी भी उसी की होती है। बहुत रेयरली होता है ये कहानी किसी और की, जैसे किसी ने उपन्यास लिखा है तो उस पर किसी ने फिल्म बनाने का अधिकार ले लिया, तो उस पर कोई एक बंदे को पकड़ के बोले कि भाई आप स्क्रीन पे लिख दीजिए, तो स्क्रीन पे राइटर ही संवाद लिखता है, डायलॉग लिखता है। हमारे यहाँ क्या था कि शुरू में जब हमारी फिल्में बननी शुरू हुई हिंदी में, तो जो स्क्रीन पे राइटर थे वो अहिंदी भाषी थे। कोई बंगाल से था, कोई दक्षिण भारत से था, उनको हिंदी नहीं आती थी, मगर स्क्रीन पे लिखना वो अच्छी तरह जानते थे। इसलिए हमारे सारे अच्छे स्क्रीन पे राइटर जो हैं बेसिकली या तो बंगाल से थे या साउथ के थे। तो संवादों के लिए फिर हिंदी लेखकों की एक विशेष जमात खड़ी हुई संवाद लिखने के लिए। उस समय उर्दू के जो लेखक थे, अब्बास या कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, बेदी साहब, ये सारे उर्दू साहित्यकार जो थे वो उन्होंने संवाद लेखक बन के ही लिखना शुरू किया। और बाद में कुछ लोगों ने, जैसे इस्मत चुगताई हैं या अब्बास साहब हैं, वो स्क्रीन प्ले भी लिखने लगे। एक बार उनको माध्यम समझ में आ गया
कि फिल्म का माध्यम क्या है और फिल्म का लेखन क्या होता है, क्या ज़रूरत होती है, तो स्क्रीन प्ले भी लिखने लगे। मगर संवादों के लिए विशेष रूप से समाज लेखक अलग से बुलाए जाते थे। अभी भी वो चालू है परंपरा कि भाई कभी कभी वो स्क्रीन पे कोई लिखता है, कहानी किसी की होती है, संवाद कोई और लिखता है। अब संवादों के साथ बात क्या है कि संवाद जो किरदार हैं उनकी जुबान होती है, लेखक की जुबान नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि मैं बहुत अच्छी भाषा लिख सकता हूं तो अच्छे संवाद भी लिख लूंगा, ये बात गलत है, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि संवाद लेखक की जुबान नहीं, जो किरदार है उसकी जुबान होता है कि वो किरदार की क्या भाषा होगी, उसकी वोकेबुलरी क्या है, उसकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, या उसका शब्द भंडार कितना बड़ा है और कैसे शब्द वो इस्तेमाल कर सकता है, इस पे संवाद लिखे जाते हैं। फिर उसका एटीट्यूड क्या होता है, उसके जीवन को देखने की दृष्टि क्या है। तो मैं संवादों की बात कर रहा था कि संवाद जो है वो लेखक को अपनी काबिलियत दिखाने का जरिया नहीं है कि मैं कितना अच्छा साहित्यकार हूं, कितनी अच्छी भाषा लिख सकता हूं। वो जो किरदार हैं आपकी कहानी के, उनकी भाषा क्या होगी, गाली गलौज की भाषा होगी या फिलोसॉफिकल भाषा होगी या जुमलेबाजी की भाषा होगी या कोई स्मार्ट वन लाइनर, कोई ऐसी अद्भुत बात कहने वाली भाषा होगी, कैसी भाषा होगी। तो वो बड़ा जरूरी होता है जानना कि आपके जो किरदार हैं, तो संवादों के पहले किरदारों को गहराई से समझना पड़ता है कि ये जो किरदार है, चाहे नायक हो, खलनायक हो, नायिका हो या नायक का साथी हो या दूसरे किरदार हो, लड़की का बाप हो, कोई भी हो, ये लोग हैं कौन, ये कहां से आते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, ये अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ये बोलने की वजह क्या है। तो ये इसलिए उनका नेचर क्या है जानना जरूरी होता है कि उस आदमी का स्वभाव कैसा है। कुछ लोग हैं जो शिकायती होते हैं, वो हर बात में शिकायती करते रहते हैं, कुछ भी बात है। कुछ लोग हैं जो निगेटिव ही रहेंगे, कुछ लोग जो हमेशा डिप्रेसिंग रहते हैं, हमेशा उदास रहेंगे, वो अच्छी से अच्छी चीज में भी बुरा से बुरा खोज के निकाल लेंगे, ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक इसके उल्टे भी लोग होंगे कि कैसी भी हालत खराब हो उसमें से कुछ अच्छा निकाल लेंगे, अच्छी संभावना निकाल लेंगे। तो जो भी किरदार हैं आपके, वो आपके अध्ययन पर डिपेंड करता है। तो एक जो हम सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में, फिल्में लिखने में, कि हम हर किरदार की जीवन कथा लिखते हैं, बैक स्टोरी, कि मेरी कहानी में दाखिल होने के पहले ये किरदार कहाँ था, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, उसका नजरिया क्या था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसके गुण अवगुण क्या थे। ये पूरी बायोग्राफी उसकी लिखनी पड़ती है, जीवनी उस किरदार की, वो कहां से आ रहा है मेरी कहानी में दाखिल होने के पहले, ताकि जब वो मेरी कहानी में दाखिल होता है तो मैं उसके समाज लिखते वक्त वो मेरे ख्याल में रहेगा, अच्छा ये किरदार ऐसा था, इसकी समस्या ये थी, ये यहां से आ रहा है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसलिए ऐसी ही बात बोलेगा। और इसीलिए इसी तरह संवादों में रस पैदा होता है, आपकी फिल्म में रस पैदा होता है, क्योंकि हर किरदार की यात्रा कुछ और है, अलग है। नायक की अलग है, खलनायक की अलग है, जो नायिका की अलग है, खलनायिका की अलग है, और जो किरदार है उनकी अलग है। तो अलग अलग यात्राएं जो हैं हर किरदार की, उनको रोचक बनाती है ताकि जो दर्शक है उसका उसमें रुचि बनी रहे। तो मैं संवादों की बात कर रहा था कि हर किरदार की बायोग्राफी जो है वो एक एक्सरसाइज की तरह लिख कर रखनी पड़ती है। एक बार आपकी कहानी पूरी हो गई, फिर हर किरदार जो है उसकी बायोग्राफी जो है कि वो कौन था, कहाँ से आ रहा है, उसकी भाषा क्या है, शब्द भंडार क्या है, शिक्षा दीक्षा क्या है, उसकी लाइफ में क्या क्या पहले गुजर चुका होगा। तो मेरी कहानी में दाखिल होने के पहले वो किरदार किस किस हालात से गुजर चुका होगा, तभी जब वो मेरी कहानी में दाखिल होगा तो उसका परिणाम सामने होगा। उसके संवादों में, उसके एक्शन में, वो कैसे एक्शन करता है,
क्या डायलॉग बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, हर सीन में समस्या में वो कैसे वो रिएक्ट करता है, ये सिर्फ ये बात सामने आती है। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हर किरदार की जीवनी क्या है, बैक स्टोरी क्या है। उसके बाद जो आती है बात कि कि भाई जो सेकंड एक्ट है, जो संघर्ष का दौर है, उसकी क्या क्या संरचना होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जैसे एक पड़ोसी का बेटा है, वो पेड़ पे चढ़ा है आम तोड़ने के लिए, तो पहले उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंके, मतलब पहले छोटी छोटी मुश्किलें डालें नायक के रास्ते में, फिर और बड़े बड़े पत्थर फेंकें, यानी उसकी समस्याएं बड़ी करें। संघर्ष बढ़ाने के लिए समस्याएं बड़ी करनी पड़ती है, अड़चनें बड़ी करनी पड़ती है, स्ट्रगल बड़ा करना पड़ता है, और इसके बावजूद अंत में उसको कैसे आम लेके नीचे उतारना है, वो आपकी सफलता है। वो थर्ड एक्ट है, रेजोल्यूशन, हैप्पी एंडिंग की तरह। वो थर्ड एक्ट है हैप्पी एंडिंग की तरह। तो वो है कि वो लड़के को ऊपर भेजें आम तोड़ने के लिए, फिर उस पर पत्थर फेंके छोटे छोटे, फिर और बड़े पत्थर फेंके, फिर और बड़े पत्थर फेंके, यहां तक कि उसके जीवन को खतरा हो जाए, और इसके बावजूद अंत में उसको सुरक्षित जो है वापस आम तोड़ के नीचे उतारें और आम मिल जाए, ये उसकी सफलता होगी। दो बातें हैप्पी एंडिंग और अनहैप्पी एंडिंग के बारे में, सुखांत और दुखांत। अब ये तय कैसे करना कि कहानी का सुखांत हो कि दुखांत, तो ये डिपेंड करता है कि आप किरदार कौन है। मान लीजिए आप देवदास बना रहे हैं, देवदास को आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि ये दुखांत कहानी है, सुखांत नहीं है। मैं राजी नहीं हूं, मैं देवदास को हीरो मानता हूं। लोग मानते हैं कि वो एक लूजर है, एक हारा हुआ आदमी है, एक जो भी है, फ्रस्ट्रेटेड है। मगर आप जरा देवदास को गहराई से देखें, क्योंकि क्यों लोग इतने दीवाने हैं देवदास के। इसके बावजूद कि उसको उसकी प्रेमिका नहीं मिलती, इसके बावजूद कि वो शराब पी पी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले रहा है, वो इतना पॉपुलर क्यों है साहित्य में, फिल्मों में। जितनी बार फिल्में बनी हैं देवदास, वो हिट हुई हैं, क्यों? आखिर किसी आदमी के दुख में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों है दर्शकों का? दर्शक क्यों पसंद करते हैं ऐसे आदमी की जिंदगी जो हर तरफ से हारा हुआ है? तो अगर आप देवदास को देखें, फिल्म का अगर अंत आपको याद हो कि देवदास वादा करता है पारो से कि मरने के पहले एक बार तेरे घर जरूर आऊंगा, और जब वो मरने का समय आता है, मुझे पता नहीं आपने किसकी देवदास देखी, भंसाली जी की देखी कि बिमल रॉय की देखी? मैं सिर्फ बिमल रॉय की देवदास की बात करूंगा, भंसाली की नहीं, क्योंकि मेरी जो मेरी लॉयल्टी है वो बिमल रॉय के देवदास से ज्यादा है। तो उसमें जो है, जब अंतिम क्षण आता है स्टेशन पे, वो गाड़ी रुकती है, देखता है कि वही स्टेशन है जहां से उसकी प्रेमिका पारो का घर नजदीक पड़ता है। वो उतरता है, बैलगाड़ी में जाके बैठता है, बोलता है कि भैया किसी तरह मुझे फला गांव पहुंचा दो, और वो गाड़ी में बैठ जाता है, और गाड़ी चलती है धीमी रफ्तार से, और इसकी सांसें टूट रही है, ये आखिरी सांसें ले रहा है, और बोलता है कि भाई जरा जल्दी करो, मेरे पास समय कम है, क्योंकि इसने वादा किया था। वादा निभाने के लिए आदमी जो अपनी सांसों जो है अपनी 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 मौत को आगे खिसका रहा है। ही इज फाइटिंग डेथ। देवदास इज फाइटिंग डेथ टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। अपना वादा पूरा करने के लिए वो लड़का, वो जो देवदास है, वो मौत से लड़ रहा है, और आखिर में जाके पारो के घर के सामने ही जाके दम तोड़ता है। तो मेरे लिए वो हीरो बन जाता है। उसने अपना वादा पूरा किया, वो मौत से लड़ा अपना वादा पूरा करने के लिए जो उसने दिया था प्रेमिका को। तो आपकी कहानी का अंत जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी कहानी है क्या। कि कभी कभी हार में भी जीत होती है,
कभी कभी इसीलिए अगर आपको याद हो, जो पुरानी फिल्में हैं दिलीप कुमार की, जिस फिल्म में उनकी मौत होती थी वो फिल्म बहुत बड़ी हिट होती थी। बल्कि उन दिनों एक कंपटीशन था एक्टरों में कि कौन फिल्म में मरना चाहेगा। मैंने सुना है जब नमक हराम बन रही थी तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों में कंपटीशन था कि मैं मरूंगा तो मैं मरूंगा, क्योंकि जो मरेगा वो हीरो बनेगा। तो ये भी एक अजीब सी चीज है कि जो नायक की जो मृत्यु है वो उसको हीरो बनाती है। तो हाँ, तो वो जो है कि वो हार में भी कभी कभी जीत होती है और कभी कभी जीत में भी हार होती है। तो ये कहानी पर निर्भर करता है कि आप कहानी क्या सुनाना चाहते हैं और उसके आधार पर उसका अंत जो है कहानी का वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अंत सुखांत होगा या दुखांत होगा। हाँ, अगर आप हल्की फुल्की कॉमेडी बना रहे हैं, फैमिली कॉमेडी, तो जाहिर है कि हैप्पी एंडिंग ही होगी। पर सच में अगर कोई सीरियस कोई गंभीर कहानी बना रहे हैं तो उसमें जाहिर है कि जो कहानी का अंत होगा वो जो कहानी का मुख्य किरदार है वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है। अब ये हो सकता है कि मान लीजिए आप भगत सिंह पे कुछ फिल्म बना रहे हैं, भगत सिंह की फांसी तो पक्की है, भगत सिंह की हार पक्की है। तो एक तरह से वो भगत सिंह की हार होती है कि वो आज़ादी के पहले उसकी मौत हो जाती है, आज़ादी उसे नहीं मिलती। पर एक तरह से उसकी जीत है कि ये उसकी सैक्रिफाइस है, उसकी कुर्बानी है कि अंत में आज़ादी मिली, अंत में आज़ादी इन्हीं लोगों की वजह से मिली। तो ऐसे लोग भी, उनको हम शहीद कहते हैं, चाहे वो फौज में हो या आज़ादी की लड़ाई के हों, कि उनकी जो मौत है, उनकी जो हार जो भी है, वो हार भी एक जीत की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो हाँ, तो ये जो थोड़ी बहुत बातें हैं कि फिल्म का अंत क्या होना चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हमें कहानियां क्यों चाहिए, और ये बहुत बड़ा सवाल है। आदमी को कहानी क्यों चाहिए? रोटी है, कपड़ा है, मकान है, कोई प्रेम करने वाला है, बस इनफ। क्या कहानी के बिना जिंदगी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, प्रेम करने को पति है या पत्नी है, और क्या चाहिए आपको? कहानी क्यों चाहिए? और फिर भी इस वक्त भी लाखों कहानियां लिखी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, देखी जा रही हैं। तो कहानी की इतनी भूख क्यों है हमारे जीवन में? कहानी ऐसा क्या खालीपन है जो कहानी पैदा करती है, जो कहानी भरती है, और जिसके बिना हम खुश नहीं हो पाएंगे? तो दो तीन बातें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। जिंदगी जो है, सबको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो जिसके योग्य थे वो उनको नहीं मिल रहा है। जिंदगी बड़ी नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनसर्टेन है, असुरक्षित है। उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि कब क्या होगा। हम देख रहे हैं कि जिंदगी में अच्छा आदमी हारता जाता है, बुरा आदमी जीतता जाता है। सारे राजनेता हैं, दूसरे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं वो हमें जीतते दिखाई पड़ते हैं। जो बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, जो चोर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो हमें जिंदगी में जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो अच्छा आदमी है, शरीफ है, आदर्श नागरिक है, टैक्स देता है, हर चीज की लाइन में खड़ा हो जाता है, सारे नियम पालता है सरकार के, वो आदमी हारता चला जाता है। तो जिंदगी में अच्छाई हार रही है और बुराई जीत रही है। इसका परिणाम क्या होता है? हमारी हिम्मत टूट जाती कि आखिर जिंदा क्यों रहें भाई? हम क्यों बच्चे पैदा करें? हम क्यों जिंदा रहें जब अच्छा, और क्यों अच्छा बने? बल्कि अक्स में मेरा एक डायलॉग था कि अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि कभी कभी बड़ा डर लगता है अपने बच्चों को अच्छा बनाने में, कहीं हम उनको भविष्य के लिए कमजोर तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि भविष्य में जो है, तो बुरा आदमी है वो जीतेगा,
मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छा बनाएंगे। तो बच्चों को अच्छा बना के कहीं आप हमको कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। तो जब ये सामने आता है कि सच्चाई आती जिंदगी में कि भाई जिंदगी बड़ी अन्यायपूर्ण है, बुरा आदमी जीत रहा है, अच्छा आदमी हार रहा है, मगर फिल्मों में या कहानी में कम से कम ये है कि अच्छा आदमी जीतता है, अच्छा आदमी जीतता है, संघर्ष के बाद जीतता है, तकलीफ उठा के जीतता है मगर जीतता है, और बुरे आदमी को सजा मिलती है या मौत मिलती है, जो भी मिलता है। कम से कम फिल्मों में ये बात है कि किसी भी तरह से बुरा आदमी नहीं जीतता, अच्छा आदमी जीतता है, बुरा आदमी हारता है। तो फिल्में हमें होप देती हैं, आशा देती हैं कि फिक्र मत करो, जैसे उनके दिन फिरे हमारे भी दिन फिरेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा या पता हो भी होगा कि हमारी इतनी फोक टेल हैं, लोक कथाएं हैं। हर लोक कथा का आखिरी वाक्य ये होता है कि जैसे उनके दिन फिरे हमारे भी फिरे। तो जैसे ये कहानी में या फिल्म में ये जो बंदा है, इतना अच्छा बंदा है, तकलीफ उठाई मगर ये जीता, तो जैसे उसके दिन फिरे मेरे भी फिरे, मैं भी अच्छा आदमी हूं, मैं भी अच्छा इंसान हूं। तो फिल्में एक तरह से होप देती हैं, एक आशा देती है कि नहीं भाई, जिंदगी में कितनी भी नाइंसाफी हो, क्योंकि जिंदगी अपने हाथ में नहीं है, जिंदगी कुछ भ्रष्ट घूसखोर नेताओं के हाथ में है, कुछ भ्रष्ट धर्म गुरुओं के हाथ में है, कुछ भ्रष्ट सामाजिक नेताओं के हाथ में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है जिंदगी। तो हम जिंदगी को हम कितना भी अपने को समझाएं कि वोट हमारे हाथ में है, मगर हम उसी वोट से हम घटिया नेता चुनते हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, हम ऐसे लोगों को अवसर देते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी नरक बना रखी है। हमने ऐसे लोगों को अवसर दिया है, हमने चुना है, हमने वोट दिया है। आसमान से नहीं उतरे ये लोग, इनका कसूर नहीं है, ये सिर्फ हमारी बेवकूफी का फायदा उठा रहे हैं, हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। तो फिल्में कम से कम ये एक होप देती हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए हम देख रहे हैं पर्दे पे एक अच्छा आदमी जो है आखिर में जीत जाता है, तकलीफ उठाता है, संघर्ष करता है मगर जीत जाता है। तो संभावना या उम्मीद ये मेरे लिए बनती कि शायद मेरे साथ भी ऐसा हो, मेरी भी जिंदगी बदले, मेरे भी दुख कटे, जैसे उसके दिन फिरे मेरे भी दिन फिरे। और एक दूसरी वजह ये होती है, हमारी आवश्यकता जो है, कहानियों की जरूरत, वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी जिंदगी में कभी भी कुछ भी होता है और हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। मैं सोचता हूं कि भाई मैं इतना अच्छा आदमी हूं, इतना शरीफ आदमी हूं, मेरा स्वभाव इतना अच्छा है, मैं किसी को दुख नहीं देता, फिर मुझे इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मैं इतना परेशान क्यों हूं, मेरे ऊपर इतनी समस्याएं क्यों आ रही है, जबकि मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, मैंने हमेशा अच्छा किया सबके साथ। तो जिंदगी बड़ी अजीब लगती है कि जो चीज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये कभी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। तो होना तो नहीं चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भाई बुरा आदमी जीत रहा है, अच्छा आदमी हार रहा है, क्यों हार रहा है, वी डोंट नो। तो जिंदगी में ऐसा होता है कि जो जिंदगी है वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, अनपेक्षित है, उसका आगा पीछा कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। मैंने तो अच्छा करने की कोशिश की, जो अंजाम हुआ वो बुरा हो गया, मैं तो अपनी ओर से पूरा सब कुछ ठीक किया, फिर ऐसा कैसे हो गया। फिल्मों में कम से कम ये होता है कि जो कार्य कारण का संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट, एक लॉजिकल होता है कि अगर एक घटना घटी है तो उसका परिणाम होगा, और अगर कोई परिणाम हो रहा है तो जाहिर है कुछ उसके पहले घट चुका है जिसका ये परिणाम है। वो दिखाई पड़ता है कि ये घटना घटी है, अब इसका ये अंजाम होगा कि ये बदला लेगा, या अगर ये बदला ले रहा है तो इसलिए ले रहा है क्योंकि इसके पीछे हुए घटना घट चुकी है। अचानक कुछ नहीं हो रहा है, अनपेक्षित कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ लॉजिकली कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट इसको फॉलो कर रहा है।
कार्य कारण का जो सिद्धांत है वो फिल्म जो है वो पूरी तरह फॉलो कर रही है। और वो एक संतोष देता है कि जिंदगी में न सही मगर कम से कम फिल्मों में ये है कि फिल्में बड़ी लॉजिकल हैं। उसमें उनमें हर चीज जो है वो कार्य कारण से बंधी हुई है। अचानक कुछ नहीं होता, अनपेक्षित कुछ नहीं होता, और कुछ दिखाई भी पड़ता अनपेक्षित अचानक, उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ वजह होगी। वो उसमें वो कहानी में उसकी भूमिका होती है। अब तो ये कि हाँ, कहानी की हमारे जीवन में क्या भूमिका है और क्यों हम कहानी बिना रह नहीं सकते। और ये आज की बात नहीं है, कहानी तब से हमारी जरूरत है, आदमी की जरूरत है, जब आदमी के पास न भाषा थी और न लिखने की कला थी। अब जैसे आदि मानव जो है, आदि मानव, उसे भी कहानियों की जरूरत थी। मैं एक उदाहरण दूं आपको। स्पेन में अल्टामीरा की गुफाएं हैं। अल्टामीरा की गुफाओं में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बड़ी अजीब सी चीजें मिली हैं कि जो गुफा है उस पर भित्ति चित्र हैं, ड्राइंग्स जो आदिमानव ने बनाई है। जैसे एक शिकार का सीन है कि कुछ बंदे निकले हैं आदिमानव शिकार की खोज में, और सामने एक बहुत बड़ा जंगली भैंसा दिखाई पड़ता है जो आदमियों की साइज से कम 4-5 गुना बड़ा है। और वो जंगली भैंसे के शिकार के लिए उसको घेर लेते हैं। घेरने में जंगली भैंसा 2-4 को खत्म कर देता है मार के। और आखिरी ड्राइंग ये होती है कि ये लोगों ने, ये जो आदि मानव है, इन्होंने जंगली भैंसे का शिकार कर लिया है और उसकी छाती पे खड़े हो गए हैं। जैसे कि आपने शिकार की तस्वीरें देखी होगी कि लोग शेर मार के उस पे खड़े होकर, राइफल लेके खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। ये आदि मानव के समय से ये परंपरा चल रही है। उसमें इंटरेस्टिंग बात ये मिली है कि जो आदि मानव थे, जो मनुष्य थे, सबके के हाथ 4-4 और उसके पांव 4-4, 4 हाथ 4 पांव हर आदमी के। और जो जंगली भैंसा उसके 8 पांव, डबल। ये क्यों ऐसा बनाया गया, मैं बताता हूं आगे उसके पीछे वजह क्या है कि ये मल्टीपल लेग्स और मल्टीपल आर्म्स क्यों बनाए गए थे। दूसरा ये देखने में आया कि गुफा की दीवारों पे धुएं के निशान। तो इसमें 2 बातें सामने आई हैं, मैं अगले सेक्शन में आपको बताता हूं। तो एक तो ये है कि मल्टीपल जो लेग्स हैं वो हर किरदार के, जो आदि मानव हैं और जंगली भैंसे के भी, और धुएं के निशान जो हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे हैं, या सोशियोलॉजिस्ट भी, कि आदि मानव रात को मशालों की रोशनी में तस्वीरें देखता था। मशालों की कांपती हुई रोशनी में आदि मानव गुफा चित्रों को देखता था जो बने हुए हैं दीवार पे। और मशालों की कांपती हुई रोशनी में ये तस्वीरें चलती मालूम पड़ती थी एनिमेशन की तरह, क्योंकि मल्टीपल लेग्स हैं, मल्टीपल आर्म्स हैं, 4 हाथ 4 पांव 8 पांव भैंसे के। तो मशालों की कांपती हुई रोशनी में ये आदि मानव जो है उसकी तस्वीरें चलती हुई मालूम पड़ती थी। वो था हमारे लिए एनिमेशन की शुरुआत, उसको समझ लीजिए। और वो ये इनको देखता क्यों था? देखता इसलिए था कि रात को उसने देख लिया तस्वीरों में कि हमने भैंसे को मार दिया है, कम से कम तस्वीरों में उसने भैंसों को मार दिया है। तो अगले दिन जब वो असली में शिकार करने जाता था भैंसे का, तो उसकी हिम्मत बढ़ी हुई होती थी, क्योंकि रात को उसने तस्वीरों में भैंसे को मार दिया है। तो असली जिंदगी में भी वो जाके भैंसे को मार लेगा। ठीक है, कुछ लोग मरेंगे, कीमत चुकाएंगे, मगर मार लेगा, सफल होगा। तो आज फिल्में भी यही भूमिका अदा कर रही हैं। जंगली भैंसे की जगह कुछ भी आप समस्या खड़ी कीजिए, भूकंप आ गया, युद्ध आ गया, बाढ़ आ गई, या आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ भयंकर हादसा हो गया,
ये भयंकर हादसे इस कहानी की जरूरत है और फिल्में देख के हम इन भयंकर हादसों पे काबू पाने की हिम्मत पाते हैं। अब जैसे कि अगर किसी कहानी में हीरो का दिल टूटता है और हम देख रहे हैं वो फिल्म, और फिर कैसे देखते हैं कि कैसे हीरो जो है दिल टूटने के बाद भी वो जीता है, तो हमारी जिंदगी में जो अगर हमारा कभी दिल टूटता है तो वो फिल्में हमें सहारा देती हैं, क्योंकि फिल्में जो है वो हमें मजबूत बनाती हैं मुकाबला करने के लिए, चाहे वो जंगली भैंसा हो, भूकंप हो, या प्रेम में असफलता हो, या हार हो किसी तरह की। हर तरह के संकट में फिल्में हमें मजबूत बनाती है, क्योंकि फिल्मों में हमने देखा है कि संकट से गुजर के भी जो नायक है वो जीतता है या जिंदा रहता है। तो ये जो तो इस ढंग से एक मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सिनेमा घर है वो एक तरह का जिम्नेशियम है, इमोशंस का जिम्नेशियम, जहां हम हजार लोगों के साथ बैठ के उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, रोमांस करते हैं, नफरत करते हैं, प्यार करते हैं। ये एक ग्रुप थेरेपी जिसे कहते हैं मनोविज्ञान में, ग्रुप थेरेपी। सिनेमा जो है वो ग्रुप थेरेपी है और इसीलिए हमारे लिए इतना जरूरी हो जाता है। इसीलिए वीडियो और डीवीडी और सबके बावजूद भी हम थिएटर में जाके फिल्म देखना चाहते हैं। अब आईपीएल का मैच हो या कोई भी वर्ल्ड कप हो, हम घर में टीवी पे देख सकते हैं, मगर इसके बावजूद उस टिकट खरीद के मैदान में बैठ के देखने की बात ही और है, जहां 20-30 हजार लोगों के साथ आप मैदान में देख रहे हैं और आपका जो खिलाड़ी है वो स्कोर कर रहा है या विकेट ले रहा है, वो अनुभव ही अलग है। वो कभी टीवी पे आपको अनुभव नहीं आएगा। तो ये ग्रुप थेरेपी है, इसके लिए थिएटर हमारे जरूरी है, सिनेमा जरूरी है, क्योंकि सिनेमा एक तरह से इमोशनल जिम है हमारे लिए। और जैसे आप जिम जाते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, इमोशनल फिटनेस के लिए सिनेमा जाना हमारे लिए जरूरी होता है, फिल्में देखना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि फिल्में जो हमें होप देती है कि कितना भी जंगली भैंसा कितना भी बड़ा हो, कितना भी खतरनाक हो, हम उस पर अंततः काबू पा लेंगे, जैसे आदिमानव ने, हमारे पुरखे ने काबू पाया था। थोड़ी बहुत बातें जो एक लेखक का जीवन होता है। हमारे जो आदि पुरुष थे भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसपे सारी जो स्टोरी टेलिंग है, जो कहानी कहने का पूरा जो व्याकरण है, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आया हुआ है। अब वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कहानी ये है कि जब चारों वेद लिख लिए गए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि ये वेद तो सिर्फ स्कॉलर के लिए है, पंडितों के लिए है, जो विद्वान हैं उनके लिए, आम जनता का क्या, आम आदमी का क्या, उसको जीवन जीने की शिक्षा कहाँ मिलेगी, उसको जीवन के लिए कहाँ से प्रेरणा मिलेगी, आदर्श मूल्य जो है वो कहाँ मिलेंगे। वेदों में तो है नहीं वो, और वो जो वेद हैं वो सिर्फ पंडितों के लिए है, स्कॉलर के लिए है, आम आदमी के लिए क्या। तो ब्रह्मा जी ने घोषणा की पूरे भारत में कि भाई आम आदमी के लिए कुछ करो। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और कहानी यह है कि ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए नाट्य शास्त्र पढ़ के, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भरतैन मितस्ते शाम प्रख्यातो भरतावय यदिदम भारतीय वर्षे मन्ना सुप्रकाशितम। मतलब कि भरत, तुमने इतना बड़ा काम किया है आम आदमी के लिए कि आज से तेरे नाम पे इस देश का नाम भारत होगा, और जो नाटक करने वाले हैं उनको भरत बोला जाएगा, भरत। तो हम जो हैं, भारत जो एक तरह से अगर इस कहानी को हम लेते हैं गंभीरता से, तो एक एंटरटेनर का देश है। भारत का मतलब ही है कि जहां भरत पैदा हुए, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा,
और जिसने स्टोरी टेलिंग की जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसको फॉर्मलाइज किया अरिस्टोटल के बहुत पहले, हजारों साल पहले। हॉलीवुड का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा अरिस्टोटल पे आधारित है, जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है। हमारी जो परंपरा है वो भरत मुनि से आती है। तो हम एक तरह से भरत मुनि की संतानें हैं। इसीलिए हम लेखकों की भूमिका बड़ी अहम है और बड़ी महत्वपूर्ण है। ये भूमिका हमें ब्रह्मा जी खुद दे गए हैं कि भाई आप जो है आम आदमी के लिए कुछ करो, कुछ लिखो। तो हमारे पीछे वाल्मीकि हैं, तुलसीदास हैं, एक से एक लोग हैं, प्रेमचंद हैं, अगर पीछे के जाएं तो हम उन्हीं की परंपरा से आते हैं। फिल्में लिखते हैं तो क्या हुआ, हमारा जो उद्देश्य है, मकसद है, वही है कि आदमी जो है, आम दर्शक जो है, उसके जीवन में अगर कोई जंगली भैंसा आता है तो उसके अंदर इतना साहस हो कि उसका मुकाबला कर सके, उसको काबू कर सके। कितना भी बड़ा संकट हो, महामारी हो जैसे आजकल चल रहा है, या युद्ध हो, भूकंप हो, या महाप्रलय हो, या उसके जीवन में उसका दिल टूट जाए, उसकी प्रेमिका उसे छोड़ जाए, या वो घर से बेदखल हो जाए, या उसको घर से निकाल दिया जाए जैसे राम को निकाला गया। तो हर हालत में वो कैसे साहस और उम्मीद जो है उसके साथ वो जी सके। और दूसरी बात ये कि हमारी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि स्क्रिप्ट के पहले कोई भी फिल्म हो या टीवी शो हो, सिर्फ एक कोरा कागज होती है, इसे भरना सिर्फ लेखक को आता है। न एक्टर कर सकता है, न डायरेक्टर कर सकता है, न प्रोड्यूसर कर सकता है, न कोई और कर सकता है। कोरे कागज को भरना सिर्फ लेखक को आता है। और इसलिए हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई माने ना माने अलग बात है, ये और बात है, मैं मानता हूं इंडस्ट्री में लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। हमारी इंडस्ट्री अभी भी अभिनेताओं की गुलाम है, खासतौर से सुपरस्टार हैं, उनके यहाँ बधुआ मजदूर की तरफ पड़ी हुई है, बधुआ मजदूर की तरह बड़े बड़े सुपरस्टार के पास पड़ी हुई है कि वही सब कुछ। आज भी अगर आप कुछ लिखते हैं, पहला सवाल ये होता है कि एक्टर कौन है। ये नहीं कि आपकी कहानी क्या है, आपकी स्क्रिप्ट क्या है, विषय क्या, नहीं, एक्टर कौन है आपकी फिल्म में। और ये बड़ा घटिया सवाल है, इससे ज्यादा घटिया सवाल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कहानी में दम नहीं है तो बड़े से बड़े एक्टर क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता, सब फेल हो जाएंगे। और होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो हम लेखकों की महत्ता बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि आप अगर फिल्में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या इसमें करियर की संभावना है। पहली बात यह है कि उसके लिए आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। बॉम्बे बड़ा महंगा शहर है। तो मेरी राय ये होती है, हमेशा सुझाव ये होता है कि फिल्मों पे जीविका के लिए निर्भर मत रहिए। फिल्में जो हैं वो जीविका बन सकती है, मगर शुरुआत में नहीं, उसमें समय लगता है। जब तक आप सच में कामयाब ना हो जाएं, आपके नाम के साथ कुछ बड़ी अच्छी कामयाब फिल्में न जुड़ जाएं, आप फिल्मों पे आजीविका के लिए भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर आप फिल्म लेखक बनना चाहते हैं, बॉम्बे आना चाहते हैं, पहले जीविका के लिए कोई एक विकल्प व्यवस्था करके रखिए। कोई छोटी मोटी नौकरी, कोई पार्ट टाइम जॉब, या कोई दुकान छोटी मोटी। मैं तो कहता हूं एक पान की दुकान खोल के बैठ जाओ, चलेगा। सब्जी भाजी के ठेले लगाओ, दूध बेचो, कुछ भी करो, जूह पे खोमचे लगाओ, कुछ भी करो जीविका के लिए। क्योंकि आपको कब काम मिलेगा तो पैसा कब मिलेगा, कभी कुछ पक्का नहीं होता, कभी कुछ पक्का नहीं होता। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं कह रहा हूं कि लेखक जो है फिल्म का पहला स्टार होता है।
उसके पहले हर फिल्म या टीवी शो कोरा कागज होती है। इसके बावजूद कह रहा हूं कि सच्चाई ये है कि जब तक कोई विकल्प, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, मैं हॉलीवुड की बात करता हूं कि हॉलीवुड में जो लेखक हैं वो रात भर टैक्सी चलाता है अपनी जीविका के लिए और दिन में लिखता है, जब तक कि उसकी कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट ना हो जाए, उसको ऑस्कर न मिल जाए, वो ऐसे ही चलता है। और हर बड़ा लेखक हॉलीवुड में ऐसे ही कामयाब हुआ है कि पहले वो रात भर टैक्सी चला के अपना वो जिंदा रहा और दिन में लिखता रहा। तो एक तो ये है कि एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प रखिए जीवित रहने के लिए। जैसा मैंने कहा, कोई छोटी मोटी नौकरी, कोई पान की दुकान, कोई पार्ट टाइम जॉब, कुछ भी ऐसा, ताकि जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको भूखों न मरना पड़े। दूसरी बात यह है कि आपको अपना स्किल जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी चाहिए। इसके लिए बॉम्बे में वर्कशॉप होती रहती है और सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आपको स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहिए, जो हम लेखकों की यूनियन है, जो हम लेखकों के लिए मान सम्मान, दाम, काम, नाम सबके लिए लड़ती रहती है। हम ही लोगों ने लड़के कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल पास करवाया 2012 में, जिससे कि हमारे काम पे रॉयल्टी मिलेगी। मतलब फिल्में जो पैसा हॉल के थिएटर के बाहर फिल्में जो पैसा कमाती हैं उसमें हमारा शेयर होगा। तो जो एसोसिएशन है, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन मुंबई, उसका मेंबर बनिए। उसके नंबर वगैरह आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। उसका एक वेबसाइट है जिसका नाम है swaindia.org, swaindia.org। वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी मेंबर कैसे बनना है। तो मेंबर बनने से एक फायदा ये होता है कि आपको नियमित सूचना मिलती रहती है कि भाई क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, जहाँ तक राइटिंग का सवाल है। दूसरी बात ये कि SWA वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता रहता है, कभी विजिटिंग वुड्स के साथ, कभी वैसे भी, कि जहाँ पे नए लेखकों को सीखने का मौका मिलता है। तो सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी आर्ट जो है, आपके आर्ट में कितना आप खूबी पैदा, जिसे रियाज करते हैं संगीत में, ऐसे लेखन का भी रियाज करना पड़ता है कि आप पहले सीखें कि स्क्रिप्टें कैसे लिखी जाती हैं और फिर वो उसको अभ्यास करके, अभ्यास को शार्प करके कम से कम 3 या 4 स्क्रिप्टें जो हैं कंप्लीट 120 पेज की, क्योंकि एक औसत स्क्रिप्ट जो है 120 पेज के आसपास होती है। तो 120 इसलिए कि हमारे यहाँ नियम यह है कि एक पेज 1 मिनट के बराबर होता है। तो 2 घंटे की फिल्म मतलब 120 मिनट की होती है, 120 पेज की। तो 120 पेज की स्क्रिप्ट जो है कम से कम बाउंड स्क्रिप्ट आपके हाथ में हो, जिसे आप लेके निकले बेचने के लिए। उसके लिए है कि हाँ भाई, क्योंकि जो जितने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सबके नाम पते, जो सिनेमा डायरेक्टरी है, फिल्म इंडिया करके एक सिनेमा डायरेक्टरी है, जिसमें सबके नाम पते, एड्रेस सब आपको मिल जाएंगे, फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे। और आप फिर जाके उनके दरवाजे पे दस्तक देना शुरू करें कि भाई मैं लेखक हूँ, मैंने सीखा है, मैंने वर्कशॉप अटेंड की है और आप मेरा काम देखिए। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा स्वागत में होगा। आप 10 जगह जाएंगे तो शायद एक जगह आपको बुला के बिठा के बात करेंगे, थोड़ा और जगह जाएंगे तो अगली बार हो सकता है आपको बुला के 1 कप चाय भी पिलाएं, और तीसरी बार ये भी हो सकता है कि आपको बुला के बैठेंगे, दिखाओ क्या लिखा है आपने। और दूसरा रास्ता ये भी है कि फिल्मों में जो काम सीमित है, मगर टीवी में काम बहुत है। इतने सारे टीवी सीरियल बन रहे हैं तो उसमें काम मिलना आसान होता है और पैसा भी वहाँ रेगुलर मिलता है, क्योंकि पैसे उनको टीवी जो सैटेलाइट चैनल हैं उनसे मिलते रहते हैं प्रोड्यूसर को। और अगर टीवी पर आपको काम मिल गया टीवी पे, तो 2-3 साल के अंदर अगर आपको काम मिलता रहा तो आप आराम से
एक छोटा मोटा अपना फ्लैट खरीद सकते हैं, एक छोटी मोटी गाड़ी भी ले सकते हैं, एक लाइफ आपकी सेट हो सकती है। फिल्मों में क्या है कि प्रतियोगिता ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, डिमांडिंग भी है। फिल्मों में सक्रिय जो लेखक हैं आज भी 70-80 से ज़्यादा नहीं है, बल्कि मगर टेलीविज़न में अभी भी कम से कम 300-400 लोग लेखक हैं जिनको नियमित वहाँ पे वो शोज़ में काम मिल रहा है और वो सफल हैं। तो ये है कि आप सीखें स्क्रिप्ट बनाना, लिखा कैसे लिखा जाता है। दूसरी बात ये कि जो SWA है, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, ये हर साल जो है एक ऑर्गेनाइज करती है सेशन, जहाँ पे मेंबर जो हैं, सेलेक्टेड मेंबर जो हैं, जिनका काम अच्छा है, वो आके किसी बड़े प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को अपनी कहानी या स्क्रिप्ट सुना सकते हैं और वो फिर अगर उसको अच्छी लगे तो ले भी सकता है। तो ये संभावना यहाँ पे है कि एसोसिएशन जो है इसमें लगा हुआ है और वो काम करता रहता है। दूसरी बात ये कि अधिकार जो है लेखक के, अधिकारों के लिए लड़ना, जिसके लिए एसोसिएशन जो है वो बहुत हेल्प करती है। उसका काफ़ी दबाव है, वजन है, क्योंकि अकेले आप लड़ नहीं सकते। तो अगर मान लीजिए कहीं आपका पैसा फंस गया है, कोई है बेईमान प्रोड्यूसर जो आपका पैसा नहीं देना चाहता या आपका नाम नहीं देना चाहता, और ये समस्याएं बड़ी आम हैं, तो बड़ी आम समस्याएं हैं और सबके साथ होता है। मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। वहाँ पे एसोसिएशन जो है आपकी हेल्प करती है, लीगली हेल्प करती है। मतलब आपका मुकदमा लेके हाई कोर्ट में जा सकती है। एसोसिएशन ने कुछ वकील लेकर रखे हुए हैं रिटेनर पे, जो लेखक के लिए बहुत कम पैसों में लड़ते हैं, बहुत कम पैसों में लड़ते हैं। तो ये जरूरी है कि अगर आप सच में लेखक बनना चाहते हैं, फिल्में लिखना चाहते हैं, तो आप उनके मेंबर बन जाएं। उनकी जो मेंबरशिप है अलग अलग उसकी वो है, एक कैटेगरी है, रेगुलर हैं, एसोसिएट हैं, फेलो हैं। फेलो मेंबर वो हैं जो सिर्फ लिखना चाहते हैं मगर अभी तक उनका कुछ सामने आया नहीं है। एसोसिएट मेंबर वो हैं जिनको लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है या वो किसी सीनियर राइटर के साथ लिख रहे हैं, उस बेसिस पे वो एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। रेगुलर वो हैं जिनका नाम एक बार स्क्रीन पे आ चुका है, टीवी पे या सिनेमा के स्क्रीन पे एक लेखक के बतौर आ चुका है, तो वो रेगुलर मेंबर है। और जो मेंबरशिप है वो बड़ी इतनी थोड़ी ही छोटी है, मतलब जो ऑटो का भाड़ा होगा 30-40 रुपीज़, इस टाइप की वो 1 साल की फीस है एसोसिएशन की। एक बार मेंबर बन गए तो वो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है और ये हमेशा उपयोगी है कि आप मेंबर बन जाएं। जहां आप और लोगों से मिलते हैं, जो और लेखक हैं उनसे मिलते हैं, बातचीत होती है कि कौन क्या कर रहा है, या माहौल क्या है, या जो बाजार है, मार्केट है, उसमें क्या डिमांड है। तो ये एक लेखक के तौर पे ज़रूरी है। सफलता की उम्मीद मत रखें इतनी जल्दी, सफलता मुश्किल से मिलती है। और दूसरी बात कि अगर एक अच्छी बात ये है हमारी इंडस्ट्री में, सफलता मुश्किल तो मिलती है मगर अच्छे काम की अभी भी डिमांड है, इज्जत है। अभी भी लोग जो हैं अच्छा काम मांगते हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर भी, कि अगर आप अपना काम जानते हैं और सच में अच्छा लिख सकते हैं, आप स्क्रिप्ट अच्छी है, तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। और आजकल तो OTT आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म, उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, सैटेलाइट पर भी हो रहा है, फिल्में भी बनी रही हैं। तो संभावनाएं तो हैं, मगर इतनी जल्दी सफलता को उम्मीद मत रखिए कि आज आपने शुरू किया और 1 साल में आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। नहीं, इसमें कुछ इत्तेफाक की भी भूमिका है कि अगर आप सही जगह पे, सही समय पर, सही आदमी के साथ हैं तो आपको काम बड़ी जल्दी मिल जाता है। तो ये है कि अगर सच में आप गंभीर हैं फिल्म लेखन के लिए, कोई ये हॉबी नहीं है, आप इसको हॉबी के तौर पे नहीं कर सकते कि चलो एक्चुअली कुछ और कर रहे हैं, चलो ये भी एक ट्राई कर लेते, शायद लक बाई चांस दुकान खुल जाए इसकी भी। ऐसा नहीं होता। ये गंभीर काम है और ये बड़ा डिमांडिंग काम है कि 2-2.5 घंटे तक
जो दर्शक है उसको जोड़ के रखना अपनी कहानी या अपनी स्क्रिप्ट में, ये मजाक नहीं है। दूसरी बात ये कि इतनी फिल्में बन रही हैं, इतना टेलीविजन बन रहा है, ओटीटी पे इतने शोज आ रहे हैं, तो एक जो प्रतियोगिता है कि आप अकेले नहीं हैं जो लेखक बनना चाहते हैं, सैकड़ों क्या बल्कि हजारों लोग हैं। अभी SWA जो है, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके 30,000 मेंबर हैं, 30,000। और मगर असली में जो है उसमें कितने हैं जो सच में जिनके पास रोजगार है? फिल्मों में जैसे मैंने कहा 70-80 होंगे मैक्सिमम, टेलीविजन में है या ओटीटी में शायद होंगे 400-500। 30,000 में से मान लीजिए 1,000 जो लोग हैं वो सच में रोजगार में लगे हैं। तो ये अनुपात है। तो ये नहीं कि आप आएंगे और कल से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत पैसा मिल जाएगा। पैसा मिलता है, आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप कितने पैसे के काबिल हैं या आप कितना पैसा आप निकलवा सकते हैं, वो भी एक बात है। तो अगर इस काम में उतरना है तो गंभीरता से सोचना पड़ेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होता है जिंदगी का कि आप ऐसे एक दुनिया में उतर रहे हैं जहां शायद आप किसी को जानते नहीं हैं, कोई आपका माई बाप नहीं है, जैसे मेरा नहीं था। और सब कुछ जो है, सबको संघर्ष मुझे भी करना पड़ा, बहुत करना पड़ा संघर्ष। मगर मेरी खुशनसीबी थी कि मैं नौकरी में था, तो आर्थिक रूप से मैं आजाद था। आर्थिक रूप से मैं फिल्मों पर डिपेंड नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूं। आज भी मैं फिल्मों पर आर्थिक रूप निर्भर नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है फिल्मों का भरोसा नहीं है कि पैसा कब आएगा, आएगा तो कितना आएगा। उसकी बेसिस पे मैं अपने खर्चे प्लान नहीं कर सकता। मुझे कुछ और एक रास्ता खोज के रखना पड़ता है कि चलो घर का बिल पे करना है, बिजली का बिल है, दूध का बिल है, सब्जी पानी का बिल है, घर का किराया है, बच्चों की फीस है। ये तो सारे खर्चे नियमित है ना। इन सारे खर्चों के लिए एक और विकल्प जो है ढूंढ के रखना पड़ता है, जो मैंने रखा। तो मेरी भी राय वही है। और ये नहीं कि मैं अपनी इंडस्ट्री की बदनामी कर रहा हूं। सच्चाई ये है, मैं क्या करूं। सच्चाई ये है कि आप सफलता की उम्मीद जल्दी नहीं कर सकते। आपका नसीब अच्छा है, इत्तेफाक से आप सही वक्त पे सही व्यक्ति को सही जगह मिल गए और आपको काम मिल गया, बड़ी खुशी की बात होगी। मगर वो इत्तेफाक है, और इत्तेफाक पे आप अपनी जिंदगी प्लान नहीं कर सकते। इत्तेफाक कभी कभी होता है। जैसे मेरी फिल्म है रंग दे बसंती, मैं और राकेश 6 साल तक स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे, कोई लेने को तैयार नहीं। एक और भगत सिंह कौन बनाना चाहता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री मूर्खों की इंडस्ट्री है। कोई कुछ पढ़ता लिखता नहीं है। कोई मेरी स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं था, खाली बोल देते कि भगत सिंह कौन देखना चाहता है। 6 फ्लॉप हो गई। तो 6 साल तक हम लोग घूमते रहे, और इत्तेफाक से आमिर से मुलाकात हुई। आमिर ने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा यार वो, क्योंकि मैंने उसके दिल वगैरह लिखी थी। कहानी क्या, मैंने कहा देखो आज अगर भगत सिंह होता तो क्या करता। और ये 1998 की बात है, 98-99 की, जब मैं स्क्रिप्ट मेरी पूरी हो गई थी। अच्छा कैसे होता, मैंने कहा तुमको स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। तो आमिर ने स्क्रिप्ट पढ़ी और दिन हाँ किया, तब जाके बनी रंग दे बसंती। रंग दे बसंती एक खूबसूरत इत्तेफाक है जो कभी कभी घटता है, नियमित रूप से नहीं होता है। तो अच्छी फिल्में हमारे यहाँ अभी भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है, इरादा नहीं है। इरादा नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जो घटना घटती है, जैसे मैंने कहा कि पूरी इंडस्ट्री एक्टरों की मोहताज है। जो बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, उनकी मोहताज है कि उनकी डेटें मिलेंगी तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो जो एक्टर हैं हमारे यहाँ, अब उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगेगा, मगर उनकी बड़ी सीमाएं हैं, उनकी समझ की सीमाएं हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने दिलीप साहब के साथ काम किया, राजकुमार के साथ काम किया, बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया। उनके मुकाबले जब मैं आज के एक्टरों को देखता हूं, 2-2 कौड़ी के मालूम होते हैं, 2-2 कौड़ी के। पता नहीं कैसे वो शोहरत
दौलत और पीआर के बल पे वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये है कि जो असुरक्षा है, जो एक अनएक्सपेक्टेडनेस है इस बिजनेस में, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जो है, अनिश्चितता, वो एक रिस्क तो है। और ये रिस्क को जानते समझते हुए ही आपको दाखिल होना चाहिए कि अगर आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, हिम्मत है, जोश है, तो फिर आपका स्वागत है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, तो फिर ये ख्याल ही छोड़ दीजिए कि आप फिल्में लिखेंगे या फिल्म लिखना चाहते हैं। फिल्म लिखना चाहते हैं तो ये सोच के आइए कि हाँ भाई, हो सकता है कि आप कई सालों तक आपको कोई काम न मिले, आपकी दुकान ही न खुले। हर चीज संभव है और ऐसा हुआ है लोगों के साथ। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं निराश करना नहीं चाहता, मगर आपको मैं किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं आपके सामने सच्चाई रख देना चाहता हूं ताकि आप किसी धोखे में न रहें, किसी भ्रम में न रहें कि पता नहीं कितना मजा आता होगा जब आप सलमान खान के साथ बैठे हैं और शाहरुख खान के साथ और आमिर खान के साथ और कीर्ति के साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं, स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास। दूसरी बात ये कि जो मीडिया में छपता है, आप उसको कभी गंभीरता से न लें। चाहे वो कोई भी अखबार हो या टीवी चैनल हो, फिल्मों के बारे में जो कुछ आता है वो अक्सर झूठ होता है। क्योंकि जो पीआर कंपनियां हैं अभिनेताओं की, या जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, वो नियमित रूप से अखबार वालों को पैसा देते हैं, नियमित रूप से मंथली, या टीवी वालों को पैसा देते हैं कि भाई मेरे बारे में ये खबर छापनी है। उसमें फोटो की साइज क्या होगी, वीडियो की लेंथ कितनी होगी और कितनी बड़ी खबर छपेगी, सब उसमें लिखा होता है। तो ये सारी जो खबरें आप पढ़ते हैं फिल्मों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ये 99% झूठी होती हैं, क्योंकि सब बिकी होती है। सारा मीडिया बिका हुआ है, अखबार बिके हुए हैं, टीवी चैनल बिके हुए हैं, सारा माध्यम बिका हुआ है। और जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है। और पैसा चूंकि सिर्फ सुपरस्टारों के पास है, या जो बड़े प्रोड्यूसर है उनके पास है, या जो बहुत बड़े डायरेक्टर है उनके पास है, तो वो जो है मीडिया को घुमाते रहते हैं और कुछ भी छपवाते रहते हैं कि भाई एक फलां की फिल्म ने एक 2 दिन के अंदर 300 करोड़ का धंधा किया। बकवास। कोई फिल्म 2 दिन में 300 करोड़ का धंधा वंदा नहीं करती। ये सब झूठ है, ये सब मीडिया है, सब बिके हुई मीडिया की खोज है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब आएं तो खुली आंख से आएं, समझ बूझ के आएं कि आप कहां जा रहे हैं, किस दुनिया में अपना कदम रख रहे हैं, जहां पे हारने की संभावना ज्यादा है, जीतने की कम है। ये और इसीलिए हर कदम संभाल के रखना पड़ता है। फिर भी लोग आते हैं, मैं बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं कि आइए, बिल्कुल हमें अच्छे लेखकों की जरूरत है, बिल्कुल है। राइटिंग जो है अभी भी हमारी कमजोर कड़ी है, हॉलीवुड में भी है, यहाँ भी है। हॉलीवुड में ये है कि वहाँ पे इतनी सारी वर्कशॉप चलती हैं, हर विश्वविद्यालय में फिल्म का कोर्स है। हमारे यहाँ ले दे के एक कमबख्त FTII है और एक व्हिस्लिंग वुड से बॉम्बे में, बस। इतने बड़े देश के लिए सिर्फ 2 संस्थाएं हैं। अमेरिका में हर विश्वविद्यालय में फिल्म का कोर्स है, हर शहर में वर्कशॉप चलती रहती है स्क्रिप्ट राइटिंग की, कंटिन्यूअस, साल दर साल। तो हर साल अमेरिका जो है कम से कम 10 से 12 हजार ट्रेन्ड राइटर इंडस्ट्री में डालता है। ट्रेन्ड राइटर जो अपना काम जानते हैं, 10 से 12 हजार राइटर जो हैं हॉलीवुड में इंडस्ट्री में दाखिल होते हैं टीवी और फिल्मों के लिए। और इसीलिए उनका लेखन इतना उम्दा होता है, क्योंकि इतनी कंपटीशन होती है। मतलब अगर एक जो राइटर है वो साल में 1 या 2 फिल्म लिख रहा है, मतलब वो बहुत बिजी है, मतलब उसके पास समय नहीं है। हमारे यहाँ टीवी में हिसाब लगाइए, एक राइटर 4-4, 5-5 सीरियल लिख रहा है। अब वो कैसे लिख रहा है ये तो भगवान ही मालूम जानता है, और मैं उनसे अपनी तुलना नहीं करना चाहूँगा और न मैं उनके जूते में खड़ा होना चाहूँगा, मगर ऐसा है। और हमारे यहाँ हम
छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा व्यवसाय जो है फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि हम हर साल कम से कम 1200-1500 फिल्में बनाते हैं और पता नहीं कितने टीवी सीरियल बना रहे हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं है, मगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री को फीड करने के लिए कितने राइटर हैं, कितने ट्रेन्ड राइटर हैं हमारे पास। शॉकिंग है। जैसा मैंने कहा ना कि फिल्मों के लिए मैक्सिमम 70-80 लोग हैं, मैक्सिमम। अभी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बल्कि असली संख्या बहुत कम है, मगर मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे खुद बहुत शर्म आएगी। टीवी में भी 300-400 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मगर जो 30,000 मेंबर है उनका क्या। तो एक तो ये है कि हमें लेखकों की जरूरत है, ट्रेंड लेखकों की। तो ये सब बातें इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप किसी गलतफहमी में न रहें, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री के बाहर जो भी कुछ बाहर लोगों को पता है वो मीडिया से पता होता है, कि अखबारों से, या क्योंकि हर अखबार का एक एंटरटेनमेंट पेज होता है, हर मैगजीन में, और टीवी पे हर जो टीवी चैनल है उसमें उनमें फिल्मों के प्रमोशन होते हैं, और सारा मीडिया बिका हुआ है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, सारा मीडिया, कोई भी नाम हो उसका, सब बिके हुए हैं। और उनको पैसे आते हैं जो एक्टरों की तरफ से, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं या जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से आते हैं, और सब कुछ सेट होता है कि कितना लंबा वीडियो जाएगा, या छपेगा तो फोटो कितनी बड़ी होगी, कौन सी फोटो छपेगी, क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इंटरव्यू तक स्पॉन्सर होते हैं। इंटरव्यू बिकते हैं। अगर आप एक इंटरव्यू छपवाना चाहते हैं तो आप छपवा सकते हैं, आप एक सही पत्रकार को पैसा दीजिए, वो छाप देगा। इंटरव्यू बिकते हैं, और इसीलिए आपको रेयरली कभी किसी लेखक का इंटरव्यू कहीं पढ़ने को या देखने को मिला होगा, क्योंकि लेखक के पास बेचारे के पास इतना पैसा कभी होता नहीं कि मीडिया को दे। लेखक के पास कभी इतना पैसा होता नहीं को मीडिया को दे। उसके पास घर के काम के लिए वो मिल जाए वही गनीमत है, घर का खर्चा चल जाए वही गनीमत है। पीआर के लिए उसके पास पैसा कहां से आएगा लेखक के पास। तो इसीलिए आपको शायद ही, और दूसरी बात आयरॉनिकल है कि शायद ही आपने किसी एक्टर के मुंह से अपने लेखक की तारीफ सुनी होगी। द ओनली एक्सेप्शन जो है, एक ही जो है, अमिताभ बच्चन ने सलीम जावेद के बारे में कभी कभी कुछ बोला है, बस एंड ऑफ स्टोरी। और किसी लेखक के बारे में नहीं। बहुत से लेखकों ने उनकी फिल्में लिखी है, उन्होंने कभी किसी के बारे में बात नहीं की। सलीम जावेद के बारे में उन्होंने कभी की बात की है, बस। उनके अलावे और किसी लेखक ने, किसी सुपरस्टार ने अपने किसी लेखक के बारे में कोई बात नहीं की। जबकि अगर वो लेखक न लिखे तो इन कमबख्तों की बोलती बंद हो जाए। अगर इन्हीं एक्टरों को बोल दो कि स्टेज पे आगे कुछ बोलो 2 मिनट, सबकी सांस उखड़ जाती है, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट पढ़ के बोलने की आदत है। जब शूटिंग के वक्त तो रीटेक पर रीटेक लेके डायलॉग बोलते जाते हैं, और जब स्टेज पे बोलना होता है तब उनकी हवा निकल जाती है, क्योंकि वहां कोई लेखक नहीं होता उनके पास। तो ये जो बातें हैं, कुछ बातें बड़ी निराशा के लिए हैं, और मेरा इरादा नहीं निराशा के लिए। मैं एक सच बोलना चाहता हूं। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि मान लीजिए आप आए और आपने देखा कि यार ये तो हालात अलग हैं, तो आप बोलेंगे कि मिस्टर कमलेश पांडे ने मुझसे झूठ बोला, हालात तो बहुत खराब है, यहाँ तो हालत इतनी खराब है, भूखे मरने की नौबत आ जाती है। और क्या दिखा रहे थे सपने की, बड़ी अच्छी बात है, आप भरत मुनि के संतान हैं, और लेखक फिल्म का पहला स्टार होता है, जिसके पहले फिल्म सिर्फ कोरा कागज होती है। बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे थे, यहाँ तो अजीब ही हालत है, यहाँ कोई घास नहीं डालता लेखक को। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये पूरी इंडस्ट्री की ग्रुप फोटो ली जाए, ग्रुप फोटो, तो जो लेखक है वो आखिरी में दाएं से तीसरा खड़ा होगा, आखिरी लाइन में, क्योंकि पहली लाइन में, फ्रंट लाइन में वो लड़की होगी जिसकी एकमात्र योग्यता ये है कि वो कम कपड़े पहनती है। ये हमारी इंडस्ट्री की सच्चाई है। या वो एक्टर होगा जिसकी एकमात्र योग्यता है कि वो किसी बड़े बाप का बेटा है।
और लेखक आखिरी लाइन में दाएं से तीसरा खड़ा होगा। ये एक सच्चाई है हमारी इंडस्ट्री की, और जाहिर है कि आप भी इस लाइन में खड़ा होना चाहेंगे, आपका स्वागत है, मगर सब जानते बूझते आंखें खोल के कदम रखिए। मगर ये है कि ये काम दीवानों का है, दुकानदारों का नहीं है। आप दुकानदार बन के आएंगे तो सफल नहीं होंगे, कि आप सोचते हैं कि चालबाजी करके। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लेखक हैं, नाम नहीं लूंगा, उनका जो सर्वाइवल है वो किसी एक्टर की चमचागिरी पर डिपेंड करता है। और कुछ लेखक जो है एक्टर के चमचे बन जाते हैं, या जो डायरेक्टर के चमचे बन जाते हैं, या जो प्रोड्यूसर है उसके चमचे बन जाते हैं, और चमचागिरी करके किसी तरह अपना दुकान चलाते रहते हैं, जबकि वो लेखक है नहीं। एक्चुअली देखिए तो हमारे यहाँ 60 के दशक में, 50 और 60 के दशक में, जिसे मैं सिनेमा का गोल्डन एज कहता हूँ, स्वर्ण युग कहता हूँ, उसी समय में सिर्फ लेखक थे, क्योंकि वो सब साहित्य से आए थे सीधे। अब्बास थे, कृष्ण चंद्र थे, इसमें चुगताई थी, बजाद मिर्जा थे, अर्जुन देव रश्क थे, कमाल अमरोही थे, एक से एक लोग थे, महान लोग थे। और उसकी उस जमाने की फिल्में देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी देख के, कि क्या फिल्में बनाई लोगों ने 50 और 60 के दशक में। उनके जाने के बाद या तो बूढ़े हो गए या उनकी डेथ हो गई, उनकी जगह लेने कोई नई पीढ़ी आई नहीं लेखकों की, क्योंकि यहाँ कोई लेखक बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। एक्सेप्शन थे एक अपने गुलजार साहब, एक सलीम जावेद, बस एंड ऑफ स्टोरी, इत्तफाकन। इसीलिए जो फिल्में बंद, और फिल्में तो बनी रही थी, तो जो भी आता था बॉम्बे में, जिसको कुछ काम नहीं मिला वो लेखक बन जाता था। एक्टर बनने आए थे, दुकान नहीं चली, लेखक बन गए। कुछ और बनने आए थे, दुकान नहीं चली, लेखक बन गए। और इसीलिए लेखन इतना घटिया हो गया 70-80 के दशक में। अधिकांश फिल्में बड़ी घटिया बनी हैं 90 तक। 90 के बाद थोड़ा सा एक अवेयरनेस आई है लोगों में कि हाँ भाई, लेखन नाम की एक चीज होती है, सीखना पड़ता है। ये भी एक इंजीनियरिंग की तरह एक साइंस है, सीखनी पड़ती है। और लोगों ने सीखना शुरू किया, और थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई कि भाई स्क्रिप्ट क्या होती है। मगर इसके बावजूद भी अभी भी लेखन हमारे यहाँ एक कमजोर कड़ी है। हॉलीवुड में भी है, मगर हॉलीवुड में होने की वजह कुछ और है। हमारे यहाँ जो है वजह यह है कि सीखे हुए लेखक बहुत कम हैं, या तो लोग सीखना नहीं चाहते, सोचते हैं कि इसमें क्या सीखना है यार, मैंने उपन्यास लिखा है तो मैं फिल्में भी लिख लूंगा, मैं कहानी लिखी है तो मैं फिल्में भी लिख लूंगा, मैंने कविता लिखी है, नाटक लिखे है तो फिल्में लिख लूंगा। नहीं भैया, इतना आसान नहीं है। ऐसे लोग आए हैं और बाकायदा फ्लॉप होके घर बैठ गए हैं। नहीं, ये सीखना पड़ेगा। ये विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, ये आर्किटेक्चर है। ये सीखना पड़ता है कि ये कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कहानी कैसे गढ़ी जाती है। मैंने आपसे शेयर की बातें, ये बड़ी बेसिक बातें हैं, मगर अगर आप गहराई में उतरेंगे तो ये उतनी बेसिक नहीं है। इसमें और भी काफी कुछ है जो सीखना पड़ता है कहानी के क्षेत्र में। अब जैसे मैं जो वर्कशॉप लेता हूँ, वो 3 महीने की वर्कशॉप है स्क्रिप्ट राइटिंग की, कि भाई एक आइडिया जो आपके पास है उसको कैसे 120 पेज की स्क्रीन प्ले में बदला जाए, ये कैसे संभव है। और उसके लिए 3 महीने कम से कम तो लगते हैं, उससे कम की बात नहीं है। तो इट्स नॉट समथिंग दैट यू लर्न कि भाई कभी कुछ सुन लिया, कहीं कुछ देख लिया, नहीं। ये बाकायदा एक गंभीर विषय है, सीखने की जरूरत है। और अगर आपने सीखा और आपके अंदर सच में आपके अंदर प्रतिभा हुई, तो जाहिर है देर सवेर कभी न कभी आपको सम्मान और मकाम मिलेगा जिसके आप योग्य हैं। ये बात तय है। ये इस मामले में मैं इंडस्ट्री के साथ हूं कि इंडस्ट्री कितनी भी कैसी भी हो, मगर ये है कि अभी भी इंडस्ट्री में अच्छे काम की इज्जत है, अच्छे काम की जरूरत है।
अच्छे काम का सम्मान है और अच्छे काम की कीमत है, अच्छे काम की। तो जहां पे कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता। आप अगर सोचते हैं कि आप फलां को जानते हैं या फलां आपका अंकल है और आपको काम मिल जाएगा, हो सकता है कुछ काम मिल भी जाए, एक दो काम, अंततः तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। यहां बड़ी जल्दी लोग एक्सपोज हो जाते हैं। तो यहां पे कम से कम एक चीज है कि यहां पे जो है आपको अपने आप को हमेशा साबित करना पड़ता है। मुझे तो आज भी, मतलब मैं करीब 30-35 साल से फिल्में लिख रहा हूं, आज भी मैं रोज कुछ न कुछ सीखता हूं स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। अब जैसे हॉलीवुड की जो स्क्रिप्टें हैं सब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। ऑस्कर की जो ऑस्कर मिली हुई जो स्क्रिप्टें हैं, जिनको ऑस्कर मिलता है, वो उनको पढ़ता हूं। या कोई भी नई फिल्म आती है उसका, सॉरी बीच में मैं, तो अभी भी मैं समय निकालता हूं सीखने के लिए कि हॉलीवुड में क्या, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या काम हो रहा है, या कोई जो इस साल जिसको ऑस्कर मिला है स्क्रीन प्ले के लिए, उसने क्या कमाल किया है, कैसे किया है और क्यों मिला है ऑस्कर उसको। और बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, स्क्रिप्टें अवेलेबल हैं, जानकारियां अवेलेबल हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं है। मैं आज भी कम से कम 2 घंटा रोज निकालता हूं सिर्फ अपने लैपटॉप पे, इंटरनेट पे देखने के लिए कि भाई स्क्रिप्ट राइटिंग क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा है। या कोई इंटरव्यू हुआ किसी लेखक का, कोई अच्छा लेखक है जिसका मैं सम्मान करता हूं, उसका इंटरव्यू होता है कि वो कैसे अपनी फिल्में लिखता है, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग में जो समस्याएं आती है उसको कैसे हल करता है। तो ये सारी बातें रोज अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपने आप को सक्रिय रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है। सीखना कभी खत्म नहीं होता। एक बुनियादी सीख जो है आपको मिल गई वर्कशॉप में या कहीं भी, उसके बाद भी सीखना आपका खत्म नहीं होता, क्योंकि ये काम ऐसा है कि सीखने का कोई अंत नहीं है। तो मैं आज भी सीख रहा हूं। आज भी मैं कम से कम एक स्क्रीन पे रोज पढ़ता हूं ऑनलाइन, इंटरनेट पे किसी बड़ी फिल्म का। या मेरे पास वैसे भी काफी सारी स्क्रिप्टें हैं जो पहले छपा करती थी, अब तो मुश्किल है, दुकानें बंद है तो मिलनी मुश्किल है। मगर वो स्क्रिप्टें मैंने रखी हैं अपनी लाइब्रेरी में, और अभी भी मैं उनके पन्ने पढ़ता रहता हूं, ऐसे लोगों के जिनका मैं सम्मान करता हूं। तो सीखने की न कोई उम्र सीमा है और न कोई ज्ञान की सीमा है। सीखते रहना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। और सिर्फ हॉलीवुड की नहीं, हिंदी फिल्मों से भी, हिंदी फिल्मों में भी अगर कोई अच्छी फिल्म आई है, उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, मैं जानना चाहता हूं। और मैं अगर उस लेखक को जानता हूं, मैं उससे बात भी करता हूं कि यार तूने अच्छा लिखा यार, ये तूने ये काम कैसे किया, इस समस्या को कैसे हल किया। तो एक एक्सचेंज होता रहता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। एक बार आपने शुरू कर दिया तो चाहे आप कितने भी कामयाब हो जाएं, बल्कि कामयाब होने के बाद सीखना और जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी जगह, अपना मकाम मेंटेन करने के लिए, अपना जगह कायम रखने के लिए, क्योंकि प्रतियोगिता इतनी है, कायम रखने के लिए भी आपको बड़ी मेहनत करती रहनी पड़ती है। ये नहीं कि आप कामयाब हो गए, कुछ अवार्ड मिल गए, कुछ फिल्में हिट हो गई तो बस कहानी खत्म, अब आराम से ऐश कीजिए और अपने काम का पैसा लीजिए। नहीं, आपको बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अब आपको अपने नाम बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है। जो आपने नाम, बड़ी मेहनत से आपने नाम कमाया है, उस नाम को कायम रखने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आप कहीं नीचे न खिसक जाएं। तो आराम का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता इस काम में, आराम हराम है। और क्या रह गया। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें थी जो मैंने शेयर की आप लोगों से। और अगर कोई सवाल हो यशपाल जी खास, तो मैं उसको उत्तर दे दूंगा।
ये कुछ थोड़ी सी बातें मैंने कही। अब आप देख लीजिए, आप इसमें से कितना आपके काम का है या नहीं काम का है। अगर इसको कुछ पूछना है, इस अभी जो मैंने कहा उसके बारे में किसी को कुछ पूछना है, तो शायद और 10 मिनट जो है मैं आपके साथ रह सकता हूं। तो जो भी है सवाल जो है, आप या तो आप सीधे भेज दीजिए, मेरे फ़ोन पे आ जाएगा तो मैं जवाब दे दूंगा।